वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फिजिक्स के अपने इस सेशन में हम लोग सरल परिपथ के अंतर्गत किरचॉफ के नियम व्हीटस्टोन सेतु की चर्चा करेंगे। वैद्युत चालन के बाद विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, प्राथमिक द्वितीयक सेल, इनकी चर्चा की गई। आंतरिक प्रतिरोध की चर्चा की गई। इसके पहले वाले लेक्चर में ई, बी और आर में संबंध की बात की गई। किरचॉफ का नियम अगला टॉपिक होगा। बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और न्यूमेरिकल के लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आपका एक सवाल आता है कि किरचॉफ के वैद्युत संबंधी नियमों का उल्लेख करते हुए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का सूत्र स्थापित कीजिए संतुलन की अवस्था। तो किरचॉफ का नियम क्या है, इसकी बात करते हैं। किरचॉफ ने विभिन्न जटिल परिपथों के लिए, जटिल वैद्युत परिपथों के लिए जो धारा का वितरण होता है उसके संबंध में दो नियम दिए। उनका जो पहला नियम था वो संधि नियम कहलाता है। तो जो संधि नियम है यानी जंक्शन रूल जिसको हम कह सकते हैं, जंक्शन रूल क्या है? किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी एक संधि पर जितनी धारा आ रही है और जितनी धारा जा रही है तो आने वाली कुल धाराओं का योग जाने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि की ओर आने वाली जो धाराएं हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए और संधि से जाने वाली जो धाराएं हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए तो इनका योग आपस में बराबर होगा। जो संधि की ओर आने वाली धाराएं होती हैं उनको हम धन चिन्ह के साथ लेते हैं और जो संधि से निकलने वाली धाराएं होती हैं उनको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं को अगर ले लिया जाए तो इनको हम प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं और जो संधि से निकलने वाली धाराएं होती हैं उनको माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का कुल योग संधि से निकलने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होता है। और ये जो नियम है ये किरचॉफ का पहला नियम या धारा संबंधी नियम, या इसी को हम संधि नियम भी कहते हैं। इसको धारा नियम अथवा संधि नियम भी कहते हैं। एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर कि किरचॉफ का पहला नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण को दर्शाता है? तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को दर्शाता है। दूसरा एक और सवाल, किरचॉफ का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? तो धारा नियम भी इसको कहते हैं या संधि नियम यानी जंक्शन रूल भी कहते हैं। किरचॉफ का पहला नियम यानी संधि रूल या जंक्शन रूल कहलाता है और इसे हम आवेश संरक्षण के रूप में देखते हैं। माने धारा नियम जो है या पहला नियम जो है वो भौतिक राशि आवेश को संरक्षित होना दर्शाता है। तो अगर हम किरचॉफ के नियम की बात करें, किरचॉफ के नियम दो नियम है। आप अपना नोट्स भी तैयार करेंगे इसी की सहायता से। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी संधि की ओर आने वाली कुल धाराओं का योग संधि से निकलने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होता है। अगर यहाँ पर हम एक संधि मान लें और यहाँ पर आने वाली 3 धाराएं हैं और जाने वाली 2 धाराएं हैं, I2, ये I1 और ये I3 और निकलने वाली I4 और I5। तो सिग्मा I बराबर 0। ये किरचॉफ का पहला नियम कहलाता है। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। तो ये जो नियम है ये किरचॉफ का पहला नियम या धारा संबंधी नियम कहलाता है और ये भौतिक राशि आवेश को संरक्षण को दर्शाता है। यानी आवेश इसके अनुसार से, इस नियम के अनुसार आवेश संरक्षित रहता है।
अगला जो नियम है, दूसरा नियम जिसको हम कहते हैं, इसे पास नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम अथवा पास नियम, दूसरे नियम को हम पास नियम भी कहते हैं। तो पास नियम क्या है? एक परिपथ है इस तरीके से, वैद्युत परिपथ है, इसको हम पास नियम कहते हैं क्योंकि यहाँ बंद पास की बात होती है। और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये आपका माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, दो बंद पास यहाँ बनाए गए हैं और तीनों में ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R1, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R3। इस प्रकार से ये तीन प्रतिरोध हैं और दो बैटरियां लगी हुई हैं, ये E1 और ये E2। इसकी दिशा ये हो जाएगी और इसकी दिशा ये। करंट I1 इसके कारण और फिर यहाँ पर ये I1 आएगा, ये करंट I2 और यहाँ आने के बाद I1 प्लस I2 और ये करंट I1 प्लस I2 और यहाँ आके ये I2 में बढ़ जाएगा और शेष जो I1 बचा वो इधर चला जाएगा। तो इसको हम बंद पास 1 कह सकते हैं और इसको हम बंद पास 1 कह सकते हैं और इसको बंद पास 2 कह दिया जाता है। अब जो आपका दूसरा नियम है वो क्या है, इसकी चर्चा करें। दूसरा नियम सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई को दर्शाता है। अब सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई क्या है? पहला नियम क्या था? सिग्मा आई बराबर 0, यानी किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। रिपीट करेंगे, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है, यानी सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ये किसी बंद पास के लिए धारा और प्रतिरोध, धारा और उसके संगत जो प्रतिरोध है उनके गुणनफल का बीजीय योग उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। अगर हम बंद पास 1 की बात करें, 1 के लिए क्या हो जाएगा? I1 R1, I के साथ I1 के साथ R1 प्रतिरोध है तो I1 R1 और R2 के साथ I2 प्रतिरोध है तो माइनस I2 R2। माइनस क्यों हो गया? क्योंकि ये दिशा इधर है और ये दिशा इधर है, तो इस प्रकार से ये माइनस हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2 उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है, तो E1 माइनस E2। बंद पास 1 ये बंद पास कहलाएगा। बंद पास में दो प्रतिरोध हैं R1 R2, दो धाराएं हैं I1 I2 और दो विद्युत वाहक बल हैं E1 और E2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। ये आपका किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में या किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर। बंद पास 2 की बात करें,
बंद पास 2 के लिए क्या करेंगे, दो प्रतिरोध R2 और R3 और एक धारा I2 और R3 में बहने वाली धारा I1 प्लस I2, माने I2 R2 और प्लस I1 प्लस I2 R3। प्लस क्यों हो गया, क्योंकि यही दिशा है और केवल एक विद्युत वाहक बल है। धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग उस बंद पास में बहने वाली धारा, विद्युत वाहक किसी बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। तो जो ये नियम है ये ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। ये क्या है, आवेश संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और जो ये नियम है ये ऊर्जा संरक्षण 1 नंबर में ये प्रायः पूछ लिया जाता है कि जो पहला नियम है वो किस भौतिक राशि के संरक्षण को दर्शाता है, तो आवेश संरक्षण को दर्शाता है। जो दूसरा नियम है वो किस राशि के संरक्षण को dर्शाता है, ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। इस नियम को हम वोल्टता नियम भी कहते हैं, इसको धारा नियम भी कहते हैं, धारा नियम भी कहते हैं और इसको वोल्टता नियम भी कहते हैं। वोल्टता नियम। तो इस प्रकार से आप किरचॉफ के जो दोनों नियम हैं वो पढ़ेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है। ये मानिए कि आज का लेक्चर ये परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। अब हम चर्चा करते हैं व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु क्या है? सेतु जैसा नाम से पता चल रहा है, सेतु यानी ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ने, इंग्लैंड के वैज्ञानिक हुए प्रोफेसर व्हीटस्टोन, और उन्होंने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया। विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से हम किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं और इस व्यवस्था को ही उन्होंने व्हीटस्टोन सेतु कहा। क्या है वो विशेष व्यवस्था? इसमें 4 प्रतिरोध जोड़ दिए गए। 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा गया कि एक चतुर्भुज की आकृति बन जाती है। थोड़ा सा चित्र इसका कठिन होता है लोगों को बनाने में, तो आप ढंग से बनाएंगे। या तो इसका प्रूफ अथवा इसका न्यूमेरिकल परीक्षा में निश्चित रूप से पूछ लिया जाता है। मान कर आप ये टॉपिक पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये 4 प्रतिरोध हो गए और यहाँ एक सेल लगा दिया गया और सेल से धारा I को आई हुई। ये I धारा यहाँ पर आगे जाती है, बढ़ जाएगी A, B, C और D। ये प्रतिरोध P कह दिया गया, इसको Q, और इधर ये R हो जाता है और ये S हो जाता है। यहाँ एक धारा मापी G जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर एक कुंजी भी लगा देते हैं और इसको K2 कहा जाता है। K2, यहाँ एक कुंजी K1 और यहाँ एक ये K1 हो जाता है और ये कुंजी K2 होता है। तो इस प्रकार से व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया और इस विशेष व्यवस्था में क्या किया उन्होंने?
चार प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा कि वो एक चतुर्भुज की आकृति बनाते हैं PQRS, और उनको एक चतुर्भुज ABCD के रूप में जोड़ दिया। उसके एक विकर्ण BD में एक धारामापी G लगा दिया और दूसरे विकर्ण AC में एक बैटरी E और एक कुंजी K1 लगा दिया। अब क्या किया, सेल से धारा प्रवाहित करने पर अगर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है तो इस दशा में सेतु संतुलित कहा जाता है, और जब कोई विक्षेप नहीं होगा तो यहाँ जो I1 धारा I1 आ रही है, यही I1 धारा इधर चली जाएगी। I का I1 भाग इधर चला गया तो इधर जो भाग बचेगा वो I माइनस I1 बचेगा, या हम इसी को I2 कह देते हैं, जबकि I1 प्लस I2 बराबर I है। किरचॉफ का पहला नियम आपको बताया गया कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये धारा I2 हो जाएगी और यहाँ पर ये I1 मिलकर ये फिर I हो जाएगा। तो इस प्रकार से किरचॉफ ने जो नियम दिया उनके आधार पर उन्हीं का उपयोग इसमें है। व्हीटस्टोन सेतु पर आप थ्योरी भी इसकी लिखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग करके किसी चालक का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने चार प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज के रूप में जोड़कर परिपथ तैयार किया। उसके एक विकर्ण में एक धारामापी G और दूसरे विकर्ण में एक बैटरी E तथा कुंजी K1 लगाया। सेल से धारा प्रवाहित करने पर अगर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है तो जो सेतु है वो संतुलित कहा जाता है, और इस स्थिति में प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है। P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होगा, यानी दो प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। किसी त्रिभुज जो चतुर्भुज बनेगा उस चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये जो व्यवस्था आई, इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहा गया, और इसकी सहायता से अगर तीन प्रतिरोध हमको ज्ञात हैं तो चौथे प्रतिरोध को हम ज्ञात कर सकते हैं। तीन प्रतिरोध के ज्ञात होने पर चौथा प्रतिरोध हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस सूत्र की उत्पत्ति अगर देखी जाए तो क्या होगा, ये बंद पास 1 कह दीजिए, इसको बंद पास 2 कह दीजिए। बंद पास 1 की बात करें या 2 की बात करें, किसी भी बंद पास में कोई सेल नहीं लगा हुआ है, कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास 1 में, बंद पास 1 माने ABDA, यानी मेरे ABDA क्या होगा, I1 इंटू P, धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग। यहाँ कोई धारा नहीं है इसलिए 0, और माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ऐसे आएंगे तो ये माइनस होगा, माइनस I2R, और बराबर कोई विद्युत वाहक बल नहीं है तो आपके पास हो जाएगा I1P बराबर I2R। अब हम बंद पास 2 की बात करें, बंद पास 2 में, बंद पास 2 माने BCDB, बंद पास 2 आपका BCDB हो गया। और यहां पर देखेंगे तो I1Q माइनस I2S बराबर 0, यानी I1Q बराबर I2S, ये आपका 2, और 1 को 2 से भाग दे दें, 1 को 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, I1 कट जाएगा, P बटा Q बराबर R बटा S। ये हमारा जो है यही व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन की अवस्था में सूत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु की बात हुई है। हम एक बार इस तरीके से बता रहे हैं कि आप अपना नोट्स तैयार कर लें। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार दो प्रतिरोधों का अनुपात, यानी चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, और इस स्थिति में सेतु संतुलित कहलाता है।
ये तो उसका सिद्धांत होगा। अब व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया और इसके लिए उन्होंने 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज के आकार में जोड़कर उसके एक विकर्ण में एक धारामापी G और दूसरे विकर्ण में एक बैटरी E लगा दिया और इस प्रकार से जो तैयार हुआ परिपथ, इसको व्हीटस्टोन सेतु कहा। तो 4 प्रतिरोधों को जब चतुर्भुज के रूप में जोड़ा गया तो एक विकर्ण में धारामापी और एक विकर्ण में एक बैटरी लगा दी गई। बैटरी की सहायता से जब धारा प्रवाहित की गई तो सेल से धारा प्रवाहित करने पर जब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है तो सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। उस दशा में सेतु संतुलित कहा जाता है और इस स्थिति में 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अब जब इसके प्रूफ की बात करते हैं हम तो 4 प्रतिरोध P Q R S हो गए, जिनको क्रमशः A B C D की भुजाओं A B B C C D और B A के अनुगत रखा गया और इन प्रतिरोधों में जो प्रवाहित धारा है I का I1 भाग P में चला जाएगा। चूंकि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है तो यहाँ कोई धारा नहीं जाएगी और I1 धारा ही Q में होगी। अब I का जो शेष भाग बचा, जिसको हम I माइनस I1 कह सकते हैं या I2 कह सकते हैं, वो I2 धारा R में चली जाएगी और चूंकि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है इसलिए वही धारा S में भी चली जाएगी और इस प्रकार से हमारे पास जो बंद पास बना A B D A और B C D B, इन दोनों बंद पासों में हम देखते हैं कि कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा है। तो जब कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है, पहले नियम से धारा का वितरण हो गया। दूसरा नियम, धारा और प्रतिरोधों का जो संगत मान है उनके गुणनफल के बीजीय योग का मान विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। तो इसके लिए ये देखा गया और जब किरचॉफ का नियम लगाया गया बंद पास 1 में तो I1 के साथ P और फिर I2 के साथ R और इनका बीजीय योग, इस बंद पास में कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, 0। I1P माइनस I2R बराबर 0। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जो धारा की दिशाएं हैं वो विपरीत हैं, तो इस प्रकार से I1P माइनस I2R बराबर 0। इसी प्रकार से अगर हम बंद पास 2 की बात करते हैं तो I1Q माइनस I2S बराबर 0, यानी I1Q बराबर I2S और भाग देने पर आपका I1P बटे I1Q यानी I1 कट जाएगा, P बटे Q, I2R बटे I2S यानी R बटे S। तो ये हमारा संतुलन की अवस्था में प्रतिरोध का अनुपात हो जाता है और इसकी सहायता से अगर हम यश ज्ञात करना चाहते हैं तो यश बराबर हो जाएगा R गुणे Q बटा P। यानी अगर हम P और Q को अनुपाती भुजा कहते हैं, R का मान ज्ञात है तो अज्ञात प्रतिरोध S का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। जो P और Q है उनको हम अनुपाती भुजाएं कहते हैं। जो AD है उसको ज्ञात भुजा कहते हैं, AD इसको ज्ञात भुजा कहते हैं, P और Q को अनुपाती भुजा कहते हैं। S जो होता है उसको हम अज्ञात प्रतिरोध या अज्ञात भुजा कह देते हैं। माने ये ज्ञात भुजा हो गई, ये अज्ञात भुजा हो गई, ये और P और Q जो हैं वो अनुपाती भुजाएं कहलाती हैं। सेतु अगर संतुलित है तो धारामापी और सेल की स्थितियों को आपस में बदलने पर संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर सेतु का संतुलन की अवस्था है तो धारामापी और इसको अगर आपस में बदल दिया जाए, धारामापी और सेल को आपस में बदल दें तो सेतु की संतुलन अवस्था पर इसका कोई प्रभाव बदलने का नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर BD और AC जो भुजाएं हैं, BD और AC जिनको विकर्ण कहते हैं, ये संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं। यानी BD एंड AC संयुग्मी भुजा, संयुग्मी भुजा कहलाती हैं। P और Q जो हैं, P तथा Q अनुपाती भुजा, अनुपाती भुजा, R ज्ञात भुजा और यश अज्ञात भुजा है। ये बात आप याद रखेंगे। अब यहां पर क्या है, सेतु की सुग्राहिता की अगर बात की जाए कि सेतु सबसे अधिक सुग्राही कब होता है, तो सेतु की सुग्राहिता के लिए जरूरी है कि चारों प्रतिरोध समान कोटि के होने चाहिए।
समान कोटि के अगर हैं, चारों प्रतिरोध समान कोटि के हैं, तो उस स्थिति में सेतु की सुग्राहिता सबसे अधिक होगी। माने सेतु सबसे अधिक सुग्राही तब होगा जब इस यहाँ जो चार प्रतिरोध लगे हैं पी क्यू आर एस वो एक समान कोटि के हैं। समान कोटि के होने पर सेतु की सुग्राहिता अधिकतम होगी। अब अगर हम व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का उपयोग करें तो इनका उपयोग करके दो विभिन्न उपकरण बनाए गए, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स और दूसरा मीटर ब्रिज। जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है या मीटर ब्रिज है, ये दोनों व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही काम करते हैं, लेकिन जो मीटर ब्रिज है वो बहुत सुग्राही यंत्र है और इसकी सहायता से हम जो अज्ञात प्रतिरोध है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। बहुत उपयोगी भी है, लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से इसका प्रयोग किया जाता है। आपके सिलेबस में भी है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। एक नंबर का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इसमें कि मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर काम करता है। तो मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले लेक्चर में हम मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर यानी विभवमापी की चर्चा करेंगे और विभवमापी और विभवमापी और मीटर ब्रिज यानी पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा कुछ न्यूमेरिकल देखने के साथ ही। तो ये बात हुई व्हीटस्टोन सेतु। एक नंबर का यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है कि अगर सेतु संतुलित है तो क्या जी और ई की भुजाओं को बदला जा सकता है। तो बदला जा सकता है। अगर हम जी और ई को आपस में बदल दें तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, माने सेतु के संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात और कि सेतु की सुग्राहिता कब अधिकतम होती है, एक नंबर का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो सेतु की सुग्राहिता तब अधिकतम होती है जब सेतु के चारों प्रतिरोध समान कोटि के होते हैं। अगर चारों प्रतिरोध एक समान कोटि के हैं तो सेतु की सुग्राहिता अधिकतम होती है। यानी सेतु की सुग्राहिता के अधिकतम होने के लिए आवश्यक है कि चारों प्रतिरोध एक समान कोटि के हों। अगर प्रतिरोध समान कोटि के नहीं हैं तो उसकी सुग्राहिता प्रभावित हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी संयुग्मी भुजा है, कौन सी अनुपाती भुजा है, कौन ज्ञात भुजा है, कौन अज्ञात भुजा है। तो यहाँ पर ए बी और बी सी को हम अनुपाती भुजा कहते हैं, यानी पी और क्यू को अनुपाती भुजा कहते हैं। ए डी को ज्ञात भुजा यानी आर को ज्ञात भुजा कहते हैं और डी सी यानी यस को अज्ञात भुजा कहते हैं। जो विकर्ण है बी डी और ए सी, इनको हम बी डी और ए सी को यानी विकर्ण को संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। तो ये बात हुई। आज का पूरा लेक्चर हमारा किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित था और इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। एक प्रश्न इससे निश्चित रूप से मिलना है आज के लेक्चर से। आप इस वीडियो को देखें, अपना नोट्स तैयार करें और पूरा ये जो कंटेंट है आज का इसको अच्छे से तैयार करें। एक प्रश्न इससे 5 नंबर का आपको परीक्षा में निश्चित रूप से मिल सकता है। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक लाइक और शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों तक जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करें, उन तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इन पर जो वीडियो मिल रहे हैं, जो कंटेंट अवेलेबल हो रहा है उसका आप बेहतर लाभ ले पाओ। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम का हमारा जो लिंक है वो यहाँ हम लिख रहे हैं। इस लिंक पर आप हमको फॉलो करेंगे तो हम टेलीग्राम पर आपसे जुड़ जाएंगे। study_classes_अजय_मेहरोत्रा इस लिंक को आप फॉलो करके आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। अपने फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे हम आपकी समस्या का या आपको जो समस्या हो रही है उसका समाधान अगले लेक्चर में करने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।